साथियों नमस्कार। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर अपन बात कर रहे थे और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की बात करें तो अपने क्रमशः लगातार जो अध्ययन करें जिसमें आपके शेड्यूल कंप्लीट हो चुकी थी, पार्ट अपने पढ़ लिए थे, संविधान के स्रोत के बारे में अपने जाना था कि कौन से स्रोत कहाँ से और कौन से देश से ग्रहण किए गए और उसको भारत में किस प्रकार से लागू किया गया। आज का जो टॉपिक रहने वाला है यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और यहाँ से निश्चित तौर पर प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन साथियों, मजे की बात यह सुन लीजिएगा कि हर बार प्रश्न का जो तरीका होता है वो एक नए टाइप का प्रश्न होता है। मतलब प्रस्तावना एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन साथियों यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हर बार नए टाइप का होता है। अब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रस्तावना से संबंधित, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर भी अपन बात करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्यों महत्वपूर्ण है, इनको लेकर भी बात करेंगे। प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं है और इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसले दिए हैं, इनको लेकर भी बात करेंगे। और प्रस्तावना में अमेंडमेंट अर्थात संशोधन हो सकता है अथवा नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो कितनी बार हुआ है और कौन कौन से शब्द जोड़े गए, इनके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। साथियों, बात करें अपन किसके बारे में, प्रस्तावना के बारे, किसके बारे में बात करें, प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना ये अपने आप में ही एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है। कौन सा, प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना जो है किसी भी कानून के संदर्भ में मैं बात करूं तो कोई भी एक्ट या अधिनियम होता है तो उसमें निश्चित तौर पर क्या होती है, प्रस्तावना होती है। और प्रस्तावना में दो तीन बातें जो हैं ये मुख्यतः होती है। मैं भारतीय संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सामान्यतः बात ये कर रहा हूं कि प्रस्तावना होती क्या है। क्योंकि जब आप विश्व के किसी भी देश का संविधान पढ़ेंगे या अपन किसी प्रकार का कोई कानून पढ़ेंगे तो उस कानून से पहले जो दी जाती हैं वो प्रीएम्बल दी जाती है। तो प्रस्तावना में ऐसा कौन कौन सी बातें हैं जो कॉमन बातें होती हैं, पहले तो उनको जान लेते हैं। साथियों, प्रस्तावना में सबसे पहली बात होती है कि इनको, ये जो कानून है, इन कानून का उद्देश्य क्या है, यानी ये जो प्रस्तावना से संबंधित इसके बाद जो कानून है इनका उद्देश्य क्या है। यानी भारतीय संविधान में जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि संविधान के उद्देश्य क्या है। दूसरी बात इसमें यह लिखी रहती है कि ये किन पर लागू होंगे। दूसरी बात क्या क्या लिखी रहती है प्रस्तावना में कि ये लागू किन पर होंगे, लागू किन पर होंगे, लागू किन पर होंगे। ये जो कानून है ये किन किन पर लागू होंगे, इनकी बात का उल्लेख भी किस में रहता है, प्रस्तावना में रहता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि किस दिनांक से लागू होंगे, किस दिनांक से लागू होंगे, ये बात भी जो है किस में लिखी रहती है, प्रस्तावना में लिखी रहती है। यानी कुल मिलाकर मैं बात प्रस्तावना की करूं तो प्रस्तावना के संदर्भ में आपको यह ध्यान में रखना है, किसी भी कानून के जो उद्देश्य हैं वो नीत रहते हैं, कानून किन पर लागू होता है वो नीत रहते हैं, और साथ ही कानून कौन सी दिनांक को लागू होंगे ये नीत रहता है किसमें, प्रस्तावना के संदर्भ में। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करें तो यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कुछ लोगों ने इनको, विद्वानों ने इनको भारतीय संविधान का परिचय पत्र, भारतीय संविधान का आभूषण, यहां तक कि भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से भी इनको कहा है, इनको संबोधित किया है। ऐसा क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, आइए जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। देखिए साथियों, प्रस्तावना शब्द जो है ये सबसे पहले अपन बात करें कि मूलतः कौन से देश के संविधान में उल्लेखित किया गया। साथियों, ध्यान में रखना, ये जो प्रस्तावना है, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर विश्व के किन किन देशों का प्रभाव पड़ा। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इन प्रस्तावना पर विश्व के किन किन देशों का प्रभाव पड़ा, पहले तो ये जानना बेहद आवश्यक है। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर विश्व के देशों का प्रभाव, विश्व के देशों का प्रभाव। यहां से एक अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की जो प्रीएम्बल है, यहां पर
इन पर विश्व के किन किन देशों का प्रभाव पड़ा है, इसको जानिएगा। सबसे पहले बात करें अपन भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, तो आप लोगों ने प्रस्तावना पढ़ी भी होगी, आप लोगों ने प्रस्तावना को जाना भी होगा, क्योंकि आजकल जो है कई ऐसे स्टेट हैं जिसमें स्कूलों में भी अनिवार्य रूप से प्रस्तावना को बुलवाने का काम कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि जब अपन स्कूल में पढ़ रहे थे तो अपनी पाठ्य पुस्तक में भी प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य उल्लेखित रहते थे, लेकिन उस समय अपना इतना ध्यान नहीं दिया, इसके कारण से अपने को अब क्या करना पड़ रहा है, कंपटीशन में इसको वापस से पढ़ना पड़ रहा है। देखिए साथियों, प्रस्तावना के बारे में बात करें तो प्रस्तावना में जो पहली पंक्ति लिखी है, मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो हम भारत के लोग, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति क्या है, हम भारत के लोग। अब ये जो हम भारत के लोग जैसे शब्द हैं, ये कौन से देश के ग्रहण किए गए, पहला क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान था, उस अमेरिका के संविधान में लिखा है हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। भारतीय संविधान सभा के जो मेंबर थे, उन्होंने कहा ये अच्छी बात है और उनको अपने भारतीय संविधान में ग्रहण किया। अर्थात प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति की मैं बात करूं, हम भारत के लोग, अथवा या प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति ये कौन से देश से ग्रहण की गई, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, अमेरिका। कौन से देश से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। यहां से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति कौन से देश से ली गई, आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, और वो ये है कि प्रस्तावना की संपूर्ण भाषा, प्रस्तावना की जो भाषा है या प्रस्तावना में जो उद्देश्य नीत हैं, ये उद्देश्य कौन से देश से ग्रहण किए गए, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया। तो प्रस्तावना की जो प्रथम पंक्ति है वो तो कहां से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा या प्रस्तावना में जो उद्देश्य बातें नीत की गई हैं, इस प्रकार का प्रारूप कौन से देश से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय उल्लेखित है साथियों, और वो कौन कौन से हैं, सामाजिक न्याय, कौन कौन से न्याय, सामाजिक न्याय। दूसरा जो न्याय है वो है आपके आर्थिक न्याय, और तीसरा जो न्याय है वो है कौन सा है, राजनीतिक न्याय। कौन कौन से न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और ये जो न्याय हैं ये कहां से लिए गए, तो आपको ध्यान में रखना है, सोवियत संघ रूस से। कहां से लिए गए, सोवियत संघ रूस से। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि न्याय के संदर्भ में अपन बात करेंगे आगे, तो इसका उल्लेख जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 में भी किया गया है। यहां से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां पर उल्लेखित है। जैसे आपका पहला ऑप्शन दे दे प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन दे दे प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य, तीसरा ऑप्शन दे दे प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व, और चौथा ऑप्शन दे दे प्रस्तावना और भाग 1। तो कौन सा करेंगे, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व, अर्थात भाग 4 और प्रस्तावना में इन न्याय का उल्लेख किया गया है। और ये जो न्याय है ये कहां से लिए गए, सोवियत संघ रूस से लिए गए। इस बात की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट साथियों में बात करूं तो प्रस्तावना में एक शब्द उल्लेखित किया गया है, कौन सा, बंधुत्व। कौन सा शब्द उल्लेखित किया गया है, बंधुत्व शब्द उल्लेखित किया गया है। और ये जो बंधुत्व शब्द अपने लिया है, कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति का नारा था, किसका, तो ध्यान में रखिएगा, फ्रांस की क्रांति का जो नारा था कौन सा, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, या स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व। और उनको अपने ग्रहण करके भारतीय संविधान की प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना में डाला गया। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, यहां से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रस्तावना के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले अपने को यह जानना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इन प्रस्तावना पर विश्व के किन किन देशों का प्रभाव पड़ा, यहां से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रभाव की बात करें साथियों तो सबसे पहले प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति अर्थात हम भारत के लोग जैसे जो शब्द हैं ये कहां से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। वहां के प्रस्तावना में क्या था, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक, और उनको हमने लिया और इसको जोड़ा कि हम भारत के लोग। अर्थात प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति कौन से देश से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका से देश से। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में और जिसमें अमेरिका ऑप्शन में नहीं था, ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दे रखा था वो कौन सा था, आयरलैंड।
दूसरा ऑप्शन कौन सा था? आयरलैंड था। अब साथियों ये विवाद इसलिए हो गया क्योंकि आयरलैंड के संविधान को भी जब आप उनकी प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो वहां की प्रस्तावना में भी लिखा गया है कि हम आयरलैंड के लोग, अर्थात। लेकिन बात यह है कि अमेरिका का संविधान पहले बना है और इनका संविधान तो आपके 1936-37 में बना है, यानी भारतीय संविधान से मात्र 10 से 15 वर्ष पहले बना है। तो मूलतः ये बात कौन से देश के संविधान की प्रस्तावना में थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगर कहीं पर आयरलैंड मिल जाए तो उसको बिल्कुल ही क्या करना है? गलत करना है, क्योंकि राइट आंसर कौन सा रहेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका रहेगा। इसके बाद में प्रस्तावना में जो उद्देश्य नीति है या प्रस्तावना का जो प्रारूप है या प्रस्तावना की जो भाषा है, ये कौन से देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, यहां से भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा आपको ध्यान में रखना है, प्रस्तावना में जो न्याय शब्द उल्लेखित किए गए, 3 प्रकार के जो न्याय हैं, पहला आपके सामाजिक न्याय, दूसरा आपके आर्थिक न्याय और तीसरा कौन सा न्याय? राजनीतिक न्याय। ये भी कहां से लिए गए? सोवियत संघ रूस से लिए गए। जबकि प्रस्तावना में जो बंधुत्व शब्द उल्लेखित हैं, ये बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति का नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वहां से अपने ग्रहण किया कौन सा? जो शब्द है ना, कौन सा? बंधुत्व। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि प्रस्तावना पर विश्व के किन किन देशों का प्रभाव पड़ा। अब देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात करें प्रस्तावना के संदर्भ में, तो प्रस्तावना में है क्या, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो किसके बारे में बात करें अपन? प्रस्तावना के बारे में। अपन क्या क्या पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में? सबसे पहले अपन जानेंगे प्रस्तावना के बारे में क्या क्या बातें उल्लेखित हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल समझ के साथ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन प्रस्तावना में जानेंगे संविधान का स्रोत। क्या जानेंगे? संविधान का स्रोत। आप अगर प्रस्तावना पढ़ेंगे तो क्या क्या बातें आपकी स्पष्ट हो जाएगी, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले संविधान का स्रोत क्या है, या अपन यूं कहें कि दूसरा इसमें है कि भारत की सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? भारत की सर्वोच्च शक्ति किस में निहित है? पहले तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रस्तावना जहां पढ़ने से आपका क्या स्पष्ट होगा? तो दूसरा, प्रस्तावना को पढ़ने से शासन के स्वरूप का पता चलेगा। किसका पता चलेगा? शासन के स्वरूप का पता चलेगा, यानी भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। ये आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है साथियों। अगर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रीएम्बल को पढ़ लेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तीसरा, यहां पर आपको स्पष्ट होगा कि नागरिकों को क्या क्या प्राप्त होंगे। नागरिकों को प्राप्त अधिकार, यानी संविधान में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे। क्या उन्हें न्याय प्राप्त होगा कि नहीं होगा? क्या उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होगी कि नहीं होगी? क्या उन्हें समता या समानता प्राप्त होगी कि नहीं होगी? इन सारी बातों का उल्लेख भी आपको प्रस्तावना पढ़ने से मिल जाएगा। और चौथी बात आपको यह ध्यान में स्पष्ट हो जाएगी कि संविधान के पूर्ण होने की दिनांक, संविधान के पूर्ण होने की दिनांक, संविधान के पूर्ण होने की दिनांक, ये सारी बातें जो हैं ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से क्या हो जाएगी? स्पष्ट हो जाएगी। इसीलिए तो साथियों प्रस्तावना को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा का है। अब क्यों का है देखिएगा। प्रस्तावना की एक एक बिंदु, एक एक लाइन जो है, एक एक शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपन बात करें कि संविधान का स्रोत कौन है, या अपन यूं कहें कि भारत की सर्वोच्च शक्ति किसके पास है। जैसे आपसे ऑप्शन पूछे कि विकल्प ए संविधान, विकल्प बी सुप्रीम कोर्ट, विकल्प सी राष्ट्रपति और विकल्प डी जनता। तो ध्यान में रखना संविधान का स्रोत कौन है, तो आपको ध्यान में रखना संविधान का स्रोत कौन है? भारत की जनता। कौन है? भारत की जनता। ये जो प्रथम पंक्ति जिसके बारे में अपन बात करेंगे, हम भारत के लोग, कौन सा? हम भारत के लोग। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति से क्या बातें स्पष्ट होती हैं। तो प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। अब 2 बातें कौन कौन सी स्पष्ट होती हैं वो जान लीजिएगा जरा। प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति से पहली बात तो ये स्पष्ट होती है कि भारतीय संविधान में जो संविधान का स्रोत है, संविधान का स्रोत है, अर्थात संविधान का निर्माण किसने किया है, यह स्पष्ट होगा प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति पढ़ने से। अब यहां पर आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा साथियों कि भारतीय संविधान का निर्माण तो संविधान सभा ने किया है और संविधान सभा का चुनाव तो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है।
यहां पर विवाद भी हुआ था संविधान सभा में इस बात को लेकर, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा, बिल्कुल क्लियर कर दिया यहां पर कि निसंदेह रूप से भारत की संविधान सभा का चुनाव जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, लेकिन हम भारत की जनता की भावनाओं के अनुरूप आपके निर्वाचित होकर संविधान सभा में पहुंचे हैं और उन्हीं की भावनाओं के अनुरूप हम संविधान का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। अर्थात भारतीय संविधान का जो स्रोत है ये कौन होगी, भारत की जनता होगी, न कि कोई दूसरा होगा। इस बात को क्लियरली आपको ध्यान में रखना है। जब कभी आपसे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान का स्रोत कौन है, आपका राइट आंसर होना चाहिए भारत की जनता। भारतीय संविधान का स्रोत कौन है, आपका राइट आंसर होना चाहिए भारत की जनता। अब यह भी पूछा जा सकता है ये कहां पर उल्लेखित किया गया है, यानी इनको कहां पर स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संविधान की स्रोत जो भारत की जनता होगी, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए सर प्रस्तावना। जब अपन देखते हैं तो प्रस्तावना की पहली पंक्ति को जब अपन पढ़ते हैं तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो कौन है, भारत की जनता है। हो गई बात क्लियर। यहां से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। साथियों, कोई भी टॉपिक पढ़िएगा वहां से प्रश्न किस टाइप के पूछे जा रहे हैं वो आपको ध्यान में होना बेहद जरूरी है। नहीं तो क्या करें, अपन पढ़ के कुछ जा रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा रहा है, अपन उनमें जो समय व्यतीत किया है वो बिल्कुल ही आपका क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए आपका कोई भी टॉपिक पढ़े, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़े, लेकिन साथ ही ये जरूर जाने कि इसमें प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। अब देखिए दूसरी बात क्या होती है प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति से। प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति से दूसरी बात ये स्पष्ट होती है कि भारत में, या अपन यूं कहें कि भारत में जो सर्वोच्च सत्ता है, भारत में जो सर्वोच्च सत्ता है, या भारत में संविधान की जो अंतिम शक्ति है, या यूं कहें अपन भारत में संविधान की अंतिम शक्ति, संविधान की जो अंतिम शक्ति है, ये अंतिम शक्ति भी किसमें नीत है, भारत की जनता में नीत है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अर्थात प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति से दो बातें क्लियर हो गई। कितनी बातें क्लियर हो गई, दो बातें क्लियर हो गई। पहली बात क्या क्लियर हुई कि हम भारत के लोग से क्या स्पष्ट हुआ कि संविधान का स्रोत कौन है, आपने कहा संविधान का स्रोत भारत की जनता है। अब स्रोत का क्या मतलब हुआ कि संविधान का निर्माण किसने किया है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए भारत की जनता। वहां पर संविधान सभा रहेगी, लेकिन संविधान सभा में लोग कौन थे, भारत के लोग ही तो थे। कोई दूसरे देशों के, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, या फिर अपन कहें किसी ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के नागरिक थोड़ी थे उसमें। ये तो मुख्य मांग थी भाई। कैबिनेट मिशन से पहले जब अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव आए थे, और उस समय अंग्रेजों ने कहा था भारत की संविधान सभा का निर्माण कर देंगे, लेकिन उसमें भारतीयों के साथ जो है अंग्रेज भी शामिल रहेंगे। लेकिन भारत के लोगों की मांग थी कि भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए बनाना है, इसलिए हम बनाएंगे, आप होते कौन है जो हमारे भारत देश के संविधान का निर्माण करेंगे। अर्थात भारत के लोग, गांधी जी ने तो 1922 में ही अपनी पुस्तक में लिख लिया था, क्या लिखा था कि भारत के लोगों का राजनीतिक भविष्य जो है ये स्वयं किन के द्वारा, भारतीयों के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, किसी दूसरे देश के नागरिकों के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा। इसलिए भारतीय संविधान का निर्माण किन के द्वारा किया गया, भारत की जनता के द्वारा। और इसका स्पष्ट उल्लेख कहां मिलता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से मिलता है। दूसरा देखिए, संविधान के अनुसार भारत की अंतिम शक्ति जो है, ये संविधान के अनुसार अंतिम शक्ति किसमें नीत है, ये भी भारत की जनता में नीत है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, प्रस्तावना की जो प्रथम पंक्ति है, यहां से दो बातें क्लियर कर दी। अब यहां से जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया। साथियों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख जो कितनी बार किया गया है, दो बार किया गया है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, दो बार किया गया है। आप कहेंगे दो बार कब किया गया है, जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो प्रस्तावना की जब आप पहली पंक्ति पढ़ेंगे, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग और भारत को,
हम भारत के लोग और भारत को। तो इसके अलावा भारत शब्द तीसरे, जब आप पूरी प्रस्तावना को पढ़ेंगे कहीं पर भी भारत शब्द के उल्लेख नहीं किया गया है, केवल 2 ही बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये साथियों अपने प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति जो है ये क्लियर हो गई कि संविधान का स्रोत कौन है और संविधान के अनुसार भारत में अंतिम शक्ति किस में नीत है, भारत की जनता में नीत है। और भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, 2 बार उल्लेखित किया गया है। अब अपन बात करते हैं शासन के स्वरूप की। किसके बात करेंगे, शासन के स्वरूप की। देखिएगा साथियों, शासन के स्वरूप की बात करें तो हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे, तो भारत को बनाएंगे संप्रभु। क्या बनाएंगे, संप्रभु, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद में समाजवादी, इसके बाद में पंथ निरपेक्ष, एक एक शब्द के बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। पंथ निरपेक्ष, इसके बाद में लोकतांत्रिक और इसके बाद में गणराज्य। ये किनके स्वरूप का पता चलता है, शासन के स्वरूप का। यानी भारतीय संविधान पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जानेंगे तब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है। यानी भारत कैसा होगा, संप्रभु होगा। भारत कैसा होगा, समाजवादी राज्य होगा। भारत कैसा होगा, पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। भारत में क्या होगा, लोकतंत्र होगा। और भारत में क्या होगा, गणराज्य होगा। अब यहां से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछे कि शासन के स्वरूप का पता कहां से स्पष्ट होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, प्रस्तावना से। भारत के शासन का स्वरूप अपने को कहां स्पष्ट होता है, प्रस्तावना से होता है। इस बात को आपको क्लियरली पता रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन साथियों, इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि सही क्रम है, अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य, या फिर क्वेश्चन ये पूछ ले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। या तीसरा जो सी विकल्प दे दे वो दे दे कि गणराज्य, लोकतांत्रिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जो 5 शासन के स्वरूप से संबंधित जो विशेषताएं हैं, इनका क्रम भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। कि पहला शब्द कौन सा है कि संप्रभुता, दूसरा शब्द कौन सा है, दूसरा है आपके समाजवाद, तीसरा कौन सा है, तीसरा पंथ निरपेक्षता, चौथा कौन सा है, लोकतंत्र, और पांचवा कौन सा है, गणराज्य। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप पूछा जा सकता है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में सही क्रम था। और मूल का जैसे ही मैंने कहा, इसका मतलब आपका हो गया कि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना लागू हुई थी, उस समय साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शासन के स्वरूप के संदर्भ में 3 ही बातें उल्लेखित थी। कौन कौन सी थी? सबसे पहली थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत में क्या होगी, संप्रभुता होगी। दूसरा जो शब्द था वो कौन सा था, लोकतंत्र। और तीसरा जो शब्द था वो क्या था, गणराज्य। जबकि ये जो दोनों शब्द हैं ये बाद में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जो आपके 3 जनवरी 1977 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है ये इस प्रकार का पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने वाला है तो किसी प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन अपनी तैयारी उस हिसाब से रहनी चाहिए कि किसी प्रकार का प्रश्न पूछे अपना गलत नहीं होना चाहिए। मूल की बात करें तो ये लो भाई साहब, मूल की बात करें यानी 26 जनवरी 1950 को जब भारत की संविधान की प्रस्तावना लागू हुई थी, उस समय जो है ये 3 ही शब्द थे शासन के स्वरूप के संदर्भ में। पहला कौन सा, संप्रभुता, दूसरा कौन सा, लोकतंत्र, और तीसरा कौन सा, गणराज्य। वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में कितने हैं, 5 शब्द हैं। कौन कौन से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। हो गई बात क्लियर। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की एक प्रश्नों की। तीसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द हैं या फिर ये जो लोकतंत्र शब्द हैं, अपन कहते हैं ना कि भारत में लोकतंत्र है, भारत में शासन में जनता की भागीदारी है। लोकतंत्र का मतलब जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। तो ये लोकतंत्र जैसे शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां पर किया गया है? यहां से भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र जैसे शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां पर किया गया है। 4 विकल्प दे देंगे आपके सामने। विकल्प ए मौलिक अधिकार, विकल्प बी मौलिक कर्तव्य, विकल्प सी डीपीएसपी और विकल्प डी प्रस्तावना। आपका राइट का आंसर होना चाहिए प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना में कौन से शब्द उल्लेखित किए गए हैं, लोकतंत्र जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है कि भारत का जो शासन है इसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
अब साथियों एक एक शब्द के बारे में अपन जानते हैं कि संप्रभुता क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, पंथ निरपेक्षता क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है और गणराज्य क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किनके बारे में, संप्रभुता के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, संप्रभुता। अब देखिए भारत 15 अगस्त 1947 से पहले संप्रभु राष्ट्र नहीं हुआ करता था। अब यहां स्थिति आपकी बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 से पूर्व संप्रभु राष्ट्र नहीं था। अब संप्रभु राष्ट्र नहीं था, इसके पीछे क्या कारण था, तो उसको अगर आपने जान लिया तो भारत में संप्रभुता क्या है ये आप जान लेंगे। संप्रभुता का अर्थ होता है भारत जो है आंतरिक और बाह्य मामलों दोनों में निर्णय लेने में बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर आंतरिक मामलों में निर्णय ले या किसी भी प्रकार की बाह्य मामलों में निर्णय ले, इस प्रकार के निर्णय से संबंधित जब किसी दूसरे देश के अधीन रहकर निर्णय नहीं ले, यानी बिल्कुल स्वतंत्र होकर निर्णय ले, ऐसे देश में क्या होती है, संप्रभुता होती है। यानी मैं इस बात की बात करूं तो संप्रभुता जो है दोनों मामलों में होगी। दोनों मामलों का क्या मतलब, भारत जो है आंतरिक निर्णय, कौन से, आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, आंतरिक निर्णय लेने में क्या हो, स्वतंत्र हो। मैं बात करूंगा आंतरिक निर्णय कौन कौन से होते हैं। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि भारत जो है बाहरी निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, लेने में स्वतंत्र हो। अब जो देश आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, यानी बिना किसी देश के आपके हस्तक्षेप के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के निर्णय ले, ऐसे निर्णय को अपन क्या कहेंगे, ऐसे इस प्रकार की व्यवस्था को अपन क्या कहेंगे, संप्रभुता कहेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आंतरिक निर्णय कौन कौन से, जैसे सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है कि वर्तमान में लॉकडाउन जैसी स्थिति चल रही है। भारत ने लॉकडाउन कब लगाना है, भारत में लॉकडाउन को कब समाप्त करना है, या मैं यूं कहूं देश के अंदर किस प्रकार से व्यवस्था करनी है, ये बिना किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप के भारत के प्रधानमंत्री की जब मर्जी हुई तब लॉकडाउन लगाया। प्रधानमंत्री जी की जब मर्जी होगी तब लॉकडाउन हटा देंगे जैसे स्थिति सामान्य होगी। लेकिन अगर भारत में संप्रभुता नहीं होती, अगर भारत में संप्रभुता नहीं होती तो दूसरे देश के निर्णय से अपने को क्या होना पड़ता, प्रभावित होना पड़ता। यानी आंतरिक मामले कौन कौन से, तो आंतरिक मामलों में आपको चार बातें ध्यान में रखनी है, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूं कौन से, सामाजिक, कौन से, सामाजिक। दूसरे कौन से आपको ध्यान में रखना है, आर्थिक। तीसरे कौन से आपको ध्यान में रखना है, राजनीतिक। और नंबर 4 पे कौन से आपको ध्यान में रखना है, धार्मिक। यानी देश के भीतर किसी भी प्रकार का सामाजिक मामला, देश के भीतर किसी भी प्रकार का आर्थिक मामला, देश के भीतर किसी भी प्रकार का राजनीतिक या धार्मिक मामले में निर्णय लेने में भारत की सरकार क्या होगी, संप्रभु होगी, बिना किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप के इस निर्णय लेने में होगी। उसी को अपन क्या बोलते हैं, संप्रभुता बोलते हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत अंग्रेजों के गुलाम था और भारत में किसी भी प्रकार का अगर निर्णय लिया जाता था तो ब्रिटेन की महारानी के द्वारा लिया जाता था। भारत के द्वारा इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया जाता था। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, अपन ने कहते हैं ना स्वतंत्रता मिली, अब स्वतंत्रता का असली जो उद्देश्य है, स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्रता का मतलब है कि बिना किसी दूसरे देश के से प्रभावित हुए अपन अपने निर्णय लेने में क्या है, स्वतंत्र है। दूसरा शब्द मैंने लिखा है बाहरी निर्णय लेने में स्वतंत्र। आप कहेंगे ये बाहरी निर्णय क्या होते हैं, तो देख लीजिए, इनको भी जान लेते हैं। बाहरी निर्णय का मतलब होता है भारत की विदेश नीति। भारत की कौन सी नीति, विदेश नीति। और विदेश नीति का क्या मतलब हुआ, भारत कौन से देश के साथ अच्छे संबंध रखेगा, कौन से देश के साथ व्यापार बढ़िया करेगा, कौन से देश के साथ व्यापार के संदर्भ में जटिलता लाएगा, यानी विदेशों से किस प्रकार से संबंध रहेंगे भारत के, वो भारत की सरकार तय करेगी बिना किसी दूसरे देश से प्रभावित हुए। या जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे यूएनओ हो गया, G20 हो गया, बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनकी सदस्यता लेनी है या उनकी सदस्यता को छोड़ना है, ये भी भारत की सरकार स्वयं तय करेगी, किसी दूसरे देश के अधीन रहकर नहीं करेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात आगे आपकी कौन सी, विदेशी देशों से संबंध। विदेशी देशों से संबंध, विदेशी देशों से संबंध। तो आपने जान लिया होगा संप्रभुता का क्या मतलब होता है। संप्रभुता का मतलब होता है कि आंतरिक निर्णय लेने में भारत स्वतंत्र है
और बाह्य निर्णय लेने में भी क्या है, स्वतंत्र है। आंतरिक निर्णय कौन कौन से, तो मैंने कहा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। और बाह्य निर्णयों का मतलब क्या हुआ, भारत की विदेश नीति और विदेशी देशों के साथ भारत के संबंध। साथियों, जब भारत ने 1949 में, मैं कब की बात कर रहा हूं, 1949 में भारत ने जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी। राष्ट्रमंडल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रमंडल में वे देश शामिल होते हैं, राष्ट्रमंडल में वे देश शामिल होते हैं जो एक जमाने में ब्रिटेन के अधीन रहे थे। और इस राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष कौन होता है, ब्रिटेन की महारानी होती है। तो जैसे ही भारत ने 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली, उस समय कुछ ऐसे भारत के विद्वान थे जिन्होंने कहा कि इससे भारत की संप्रभुता पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी दूसरे देश की इस देश के किसी के गुट में अपन शामिल हो जाएंगे, राष्ट्रमंडल में अगर शामिल हो गए, तो राष्ट्रमंडल का मतलब ब्रिटेन की महारानी इसके अध्यक्ष होगी, और फिर से अपन किसकी ओर बढ़ रहे हैं, गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में इस बात को बिल्कुल क्लियर किया कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता पहली बात तो ऐच्छिक है, हमारी मर्जी से लिए हैं, किसी प्रकार से हमारे ऊपर थोपी नहीं गई है। और दूसरी, जब हमारी मर्जी होगी, जब हमें लगेगा कि इससे हमारी संप्रभुता में किसी न किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, तो हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे। और ऐसे राष्ट्रमंडल जैसे हजारों संगठन रहेंगे, उनकी सदस्यता भी 1 मिनट में अपन छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे। यानी संप्रभुता के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता किसी भी कीमत पर नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अपने को पता है कि संप्रभुता नहीं थी भारत में, तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी। अरे भाई, जब जेल, अब जो कैदी है ना, उनको बाहर आके पूछे कि बता जेल में क्या, या जेल में क्या क्या व्यवस्था रहती है, तो उनको बिल्कुल ही पता है। तो भारत जब गुलाम था, तो ये तो अपने को बिल्कुल ही पता था कि किस प्रकार की संप्रभुता नहीं थी, जिसके कारण अपने को कितनी सारी कठिनाई आ रही थी। हम अब बाहर आके ऐसा कदम थोड़ी से उठाएंगे वापस से, जिससे हमारी संप्रभुता पर क्या हो, किसी प्रकार का कोई खतरा हो। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने से भारत की संप्रभुता पर कोई खतरा नहीं है, भारत की संप्रभुता पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आई। इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब यूएनओ का मेंबर बना था भारत, उस समय भी क्या यूएनओ का मेंबर बनने से भी भारत की संप्रभुता पर खतरा है, या भारत की संप्रभु राष्ट्र नहीं है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत सारे हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आपस में क्या अच्छे संबंध हो, विश्व के देशों के आपस में अर्थव्यवस्था आप एक दूसरे के लिए खुले, ताकि जो है सब देश अपना क्या कर सके, विकास कर सके, विकसित हो सके। इनका मतलब आंतरिक मामलों में कोई भी देश यूएनओ का मेंबर है, तो आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस बात को भी आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। तो पहला शब्द अपने जाना कौन सा, संप्रभुता। और संप्रभुता से संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? संप्रभुता भारत को कब प्राप्त हुई? तो 15 अगस्त 1947 को। संप्रभुता क्या क्या तात्पर्य है? संप्रभुता का मतलब है कि भारत आंतरिक और बाह्य सभी प्रकार के निर्णय लेने में क्या है, स्वतंत्र है। दूसरा जो शब्द है साथियों, वो है समाजवाद। दूसरा जो शब्द है वो कौन सा है, समाजवाद। अभी समाजवाद शब्द से क्या तात्पर्य है? सबसे पहले तो इनके बारे में जानें। समाजवाद का अर्थ क्या है, भारत में कौन सा समाजवाद है, और वर्तमान में समाजवाद अप्रासंगिक क्यों हो गया? यहां से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो समाजवाद का मतलब है साथियों, समाजवाद का मतलब होता है उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर, उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक क्या होना चाहिए, स्वामित्व होना चाहिए। उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व, इसका क्या मतलब हुआ? भारत के जितने भी उत्पादन और वितरण के साधन हैं, यानी आय और व्यय के जो साधन हैं, वो बिल्कुल सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। किसके नियंत्रण में रहेंगे? सरकार के नियंत्रण में रहेंगे, सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। आप लोगों ने अब इस बात को भली भांति जाना होगा कि भारत में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, और हॉस्पिटल जो थे, वो सरकारी हॉस्पिटल जो थे, वहां वो किसके नियंत्रण में थे? सरकार के। तो अपन वहां पे गए तो अपना पूरी तरीके से इलाज क्या हुआ, निःशुल्क हुआ ना। अगर अपन निजी, अगर भारत में समाजवाद नहीं होता और भारत अगर पूंजीवाद राष्ट्र होता, तो अपन सरकारी हॉस्पिटल जैसी कोई सुविधा होती नहीं, क्योंकि पूंजीवाद जिन जिन देशों में है, वहां सरकार का कोई नागरिकों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। अब भारत में समाजवादी व्यवस्था है, इसीलिए सरकार की ये ड्यूटी है कि एजुकेशन से संबंधित, आधारभूत ढांचे से संबंधित, या अपने बात करें चिकित्सा से संबंधित, या अपन बात करें पेयजल से संबंधित, नागरिकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाएं।
क्योंकि ये सरकार की ड्यूटी है, क्योंकि हमने कौन से समाजवाद को स्वीकार, कौन सी व्यवस्था को स्वीकार किया है, समाजवाद को। यानी उत्पादन और वितरण के साधनों पर किनका स्वामित्व होना चाहिए, समाजवादी स्वामित्व होना चाहिए, मतलब सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए। यानी किसका नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। समाजवाद का अर्थ तो ये है। अब जानिएगा इसको। दो प्रकार के समाजवाद होते हैं साथियों, एक तो होता है साम्यवादी समाजवाद। कौन सा समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद। इस साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है, उत्पादन और वितरण के साधनों पर पूर्णतः सार्वजनिक स्वामित्व, यानी निजी क्षेत्र की बिल्कुल भी हिस्सेदारी नहीं होती है। लेकिन ऐसा वर्तमान जैसी परिस्थितियों में संभव नहीं है। इसके कारण से भारत में आर्थिक सुधार किए गए थे, और आर्थिक सुधार आप लोगों को सभी को पता है कि 1991 में एक मॉडल लाया गया था, राव मनमोहन मॉडल। कौन सा मॉडल, राव मनमोहन मॉडल। आप कहेंगे सर प्रस्तावना पढ़ रहे हैं और अपन कहां से राव मनमोहन मॉडल में घुस गए। यहां से क्वेश्चन पूछा गया साथियों हाल ही के पीसीएस के एग्जाम में कि प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रासंगिक हो गया। अब अप्रासंगिक क्यों हुआ, यह अपने लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक अपने को पता नहीं रहेगा कि अप्रासंगिक क्यों हुआ। अब देखिए, राव मनमोहन मॉडल लाया गया जिसको अपन बोलते हैं एलपीजी मॉडल। कौन सा मॉडल, एलपीजी का मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और देश के वित्त मंत्री थे कौन, आपके मनमोहन सिंह। इससे पहले भारत में समाजवाद बिल्कुल एकदम स्पष्ट था कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर पूरी तरीके से किनका नियंत्रण होगा, सार्वजनिक नियंत्रण होगा। लेकिन समय के साथ बदलना क्या हुआ, आवश्यक हुआ, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदला है वो अपने आप में क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसका एक अच्छा उदाहरण मैं आप लोगों के लिए दे दूं साथियों। एक मोबाइल कंपनी हुआ करती थी नोकिया, ठीक है। उस नोकिया जैसी मोबाइल कंपनी ने कहा एंड्रॉइड वर्जन हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि एंड्रॉइड वर्जन से ये हो जाएगा, या फिर हम अपने जो खुद के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट में दूसरी कंपनियां तो खूब थी, वो आई और आज नोकिया जैसी कंपनी मार्केट से बिल्कुल क्या हो गई, विलुप्त हो गई। अगर समय के साथ जो है वो भी अपने एंड्रॉइड वर्जन ले आती और समय के साथ परिवर्तन हो जाती तो नोकिया कभी समाप्त नहीं हो जाती। क्लियर है ना बात। अगर भारत की अर्थव्यवस्था 1950 से लगाकर 1990 तक अपन समाजवादी रहे, लेकिन विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं किसकी ओर बढ़ रही थी, पूंजीवाद की ओर बढ़ रही थी। अर्थात अपने भी कहा कि अगर हम अब जो हैं अभी तक आर्थिक सुधार नहीं किए तो धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था और क्या होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी। और उस समय अच्छे जो आपके अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने एलपीजी मॉडल लाए और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी सह-अस्तित्व स्वीकार किया। यानी भारत में कैसी व्यवस्था को स्वीकार किया कि कुछ क्षेत्र तो सार्वजनिक में रहेंगे, साथ में निजी सह अस्तित्व को भी स्वीकार किया जाएगा। किनको स्वीकार किया जाएगा, निजी सह अस्तित्व को स्वीकार किया जाएगा। यानी सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करेंगे। दोनों मामलों में जो है ये आपको स्वतंत्रता रहेगी। अब इस प्रकार का जो समाजवाद है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों की भागीदारी होती है, इस प्रकार के समाजवाद को साथियों अपन कौन सा समाजवाद बोलते हैं, इस प्रकार के समाजवाद को अपन लोकतांत्रिक समाजवाद बोलते हैं, या अपन मिश्रित समाजवाद बोलते हैं। यहां से भी अच्छा क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि भारत में कौन से समाजवाद को अपनाया गया है, तो भारत में लोकतांत्रिक या मिश्रित समाजवाद को अपनाया गया है। और लोकतांत्रिक और मिश्रित समाजवाद का क्या अर्थ हुआ, तो लोकतांत्रिक या मिश्रित समाजवाद का मतलब हुआ कि सार्वजनिक के साथ साथ निजी सह अस्तित्व को भी क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। मैं बात कर रहा हूं 1991 की। इसके बाद लगातार अपन किसकी ओर बढ़ रहे हैं, पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। और वर्तमान के पिछले 8-10 सालों में की अपन बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो सेक्टर है उसको बंद करके धीरे धीरे किन की ओर जा रहे हैं, अपन बिल्कुल पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां तक कि जो रेलवे के जो आपके रेलवे स्टेशन थे वो भी निजी कंपनियों को सौंप दिए गए। इससे देश की जो आम जनता है उनको निस्संदेह रूप से क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, जिसके कारण भारत में जो समाजवाद जैसा शब्द है ये क्या हो चुका है, अप्रासंगिक हो चुका है। समाजवाद जैसा शब्द क्या हो चुका है, अप्रासंगिक हो चुका है। अब क्यों हो चुका है, क्योंकि अपन किसकी ओर बढ़ रहे हैं, निजी क्षेत्रों की ओर। अपन किसकी ओर बढ़ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन। जो सारी कंपनियां किसको दे रही हैं, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र सारे किसको सौंप रहे हैं, आपके निजी को सौंप रहे हैं। जब सारे सार्वजनिक निजी को सौंपेंगे तो नागरिकों की सरकार के प्रति कोई दायित्व रहेगा नहीं, और सरकार का नागरिकों के प्रति जब दायित्व नहीं रहेगा तो ऐसी सरकार किस काम की।
भाई सरकार अपन चुन रहे हैं, और सरकार किस लिए चुन रहे हैं? ताकि अपने भारत के नागरिक जो हैं उनके संदर्भ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो उनकी क्या कर सके, मदद कर सके। लेकिन जब सारे मामले प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाएंगे तो उस स्थिति में प्राइवेट वाले नागरिकों को अच्छे ढंग से उसको कर सेटल कर सके कि नहीं कर सके, इसका कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं रहेगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो वर्तमान में कौन सा शब्द जो है अप्रासंगिक हो गया है, तो ध्यान में रखना कौन सा शब्द हो गया है, समाजवाद हो गया है। इस बात को ध्यान में रखिए। समाजवाद का क्या मतलब हुआ? उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, अर्थात सरकार का नियंत्रण होता है, उसको अपन समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। भारत में इस साम्यवादी समाजवाद को नहीं अपनाकर भारत में कौन से समाजवाद को अपनाया गया है? अपने लोकतांत्रिक या मिश्रित समाजवाद को अपनाया गया है, जिसमें सार्वजनिक के साथ निजी सहअस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है। वर्तमान में अप्रासंगिक इसलिए हो गए हैं क्योंकि वर्तमान में ज्यादा आपके उपयोगिता किसको दी जा रही है, ज्यादा महत्व किसको दिया जा रहा है, निजी क्षेत्रों को दिया जा रहा है, जिसके कारण समाजवाद शब्द जो है ये अप्रासंगिक हो गया है। अब देखिए साथियों, तीसरा शब्द जो है जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं वो है पंथ निरपेक्ष। कौन सा शब्द है? पंथ निरपेक्ष। सबसे पहले तो जानेंगे अपन ये पंथ निरपेक्ष होता क्या है और भारत में पंथ निरपेक्ष की आवश्यकता क्यों है। देखिएगा साथियों, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था और उससे पहले कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, तभी भारत में अलग अलग धर्मों के लोग हैं। हिंदू धर्म के लोग भी हैं, मुस्लिम धर्म के भी हैं, सिख धर्म के भी हैं, जैन धर्म के भी हैं, बौद्ध धर्म के भी हैं। और विश्व में ऐसा देश है भारत जिन्होंने बहुत सारे धर्मों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारत से हुई है। जैसे जैन धर्म की उत्पत्ति यहाँ से हुई है, बौद्ध धर्म की यहाँ से हुई है, सिख धर्म की यहाँ से हुई है। यानी पूरे विश्व को धर्मों के संदर्भ में अपने क्या क्या है, ये जनक माने जाते हैं भारत। और कई ऐसे विद्वान थे जिन्होंने कहा भारत को है ना, क्योंकि 80-90% आबादी एक ही धर्म से संबंधित है, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं बना के क्या बना देते हैं कि भारत का एक राष्ट्रीय धर्म होगा। लेकिन संविधान सभा के जो बाकी के जो मेंबर थे वो इसके पक्ष में बिल्कुल ही नहीं थे। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार रहेंगे और उन मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता उल्लेखित रहेगी, अर्थात भारत का प्रत्येक नागरिक जो है अपने अपने धर्म को किस प्रकार से माने, उन पर राज्य और सरकार किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं लगाएगी। यहां तक कि किसी भी नागरिक को लगे कि मुझे अपने धर्म का परिवर्तन करना है तो धर्म परिवर्तन की भी उनको क्या प्रदान कर दी गई? स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। लेकिन इसके संदर्भ में धर्म का परिवर्तन किसी दबाव या प्रलोभन के कारण नहीं होना चाहिए। इस बात की भी राज्य क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। बाद में जब प्रस्तावना से संबंधित बात आई तो प्रस्तावना में मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता जैसा शब्द नहीं था, लेकिन बाद में क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी इनके बारे में भी जान लेते हैं। 1950 को संविधान लागू हुआ। दूसरी ओर मैं बात करूं कि इनकी पाकिस्तान भी भारत के साथ ही आजाद हुआ 1947 में, लेकिन पाकिस्तान के संविधान में लिखा गया कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय धर्म है, कौन सा धर्म है? राष्ट्रीय धर्म है। ये राष्ट्रीय धर्म कौन सा है? मुस्लिम है। तो जो भारत के मुसलमान थे उनके मन में कहीं न कहीं इस प्रकार की बात आ गई कि हो सकता है भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। तो भारत के बाकी धर्मों के जो लोग थे उनको विश्वास में लेने के लिए कहा कि बिल्कुल आप निसंदेह रूप से भारत में रहिए, आपको किसी प्रकार के तनाव की आवश्यकता नहीं है, और हम जो पंथ निरपेक्ष जैसा शब्द है उसको बिल्कुल लागू करेंगे। और जैसे ही अमेंडमेंट किया 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में, और प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ दिया गया, कौन सा? पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब हुआ? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा। क्या होता है? कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म नहीं होगा। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ध्यान में रखनी है, सभी धर्मों के प्रति समान नीति अपनाई जाएगी। सभी धर्मों के प्रति कैसी? समान नीति अपनाई जाएगी। और तीसरी बात कौन सी? न तो किसी धर्म को, तीसरी बात कौन सी ध्यान में रखनी है? न तो किसी धर्म को प्रोत्साहित किया जाएगा, न तो किसी धर्म को प्रोत्साहित किया जाएगा, और न ही किसी धर्म विशेष को क्या किया जाएगा? हतोत्साहित किया जाएगा। यानी भारत के लिए सभी धर्मों के प्रति कैसी नीति रहेगी? मैं एक ही लाइन में कहूं,
एक समान नीति रहेगी। यानी सभी धर्मों के प्रति भारत की कैसी नीति रहेगी? एक समान नीति रहेगी। भारत के लिए हिंदू भी समान है, भारत के लिए मुस्लिम धर्म भी समान है, भारत के लिए सिख भी समान है, जैन भी समान है, बौद्ध भी समान है और ईसाई भी समान है। अरे ये धर्म तो अभी से आए हैं, भारत तो हजारों लाखों वर्ष से था। तो धर्मों को लेकर भारत में हमेशा से ये रहा है कि जब कभी भारत में दूसरे आक्रमण भी, जब विश्व के दूसरे देशों के मुस्लिम आक्रांताओं की बात करें या फिर जिन जिन दूसरे देशों ने भारत पर आक्रमण किए हैं, तो यहां पर भारत धर्म में कभी नहीं बटा। ये तो अंग्रेजों की एक साजिश थी और उस साजिश के शिकार अपन हो गए और भारत अलग अलग धर्मों में बंट गया। बाकी जब भी भारत पर आक्रमण हुआ है तो भारत के सब नागरिकों ने मिलकर उसका क्या किया है? विरोध किया है। तो कहा भारत शुरू से ही पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रहा है। भारत में कहीं किसी धर्म विशेष, और जब भारत स्वतंत्र हो गया, भारत में संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा है, तो अब भारत में क्या होगा? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा। अर्थात भारत के लिए सब धर्म क्या होंगे? एक समान होंगे। न तो किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित किया जाएगा और न ही किसी धर्म विशेष को क्या किया जाएगा? हतोत्साहित किया जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होगा कि भारत धर्म का विरोधी होगा। यानी इसका अर्थ यह नहीं होगा कि भारत जो है धर्म का विरोधी होगा, धर्म का विरोधी होगा। भारत किसी धर्म का विरोधी नहीं है, विरोधी होगा। भारत किसी धर्म का विरोधी नहीं है। बस भारत के लिए, राज्य के लिए, सरकार के लिए सभी धर्म क्या है? एक समान है। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी है, पंथ निरपेक्षता से संबंधित। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि भारत में पंथ निरपेक्षता है, फिर धर्म निरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ हुआ? जैसे आप लोग सुनते हैं, एक तो पंथ निरपेक्षता, और कई किताबों या गाइडों में आपको मिलेगा कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। तो भारत क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है या धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है? अगर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है तो फिर ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र क्या होता है? इनके बारे में भी बात जानना बेहद जरूरी है। धर्म निरपेक्ष क्या होगा अब जानते हैं। पंथ निरपेक्ष तो मैंने क्लियर कर दिया कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के प्रति समान नीति अपनाई जाएगी, न तो किसी धर्म को प्रोत्साहित किया जाएगा और न ही किसी धर्म को हतोत्साहित किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि भारत जो है धर्म का विरोधी होगा। धर्मनिरपेक्ष की बात करूं तो भारत में राजनीति जो है, जैसे मैं बात करूं देश के प्रधानमंत्री हो, शायद आपके राष्ट्रपति हो, राज्यों के मुख्यमंत्री हो, ये राजनीति भारत में है जो ना धर्म के साथ चलती है। इसका क्या मतलब है? जब भी किसी प्रकार के राजनीतिक आपके आयोजन होते हैं, जैसे मैं बात करूं किसी प्रकार के पुल का निर्माण हो या फिर शपथ ग्रहण समारोह हो या फिर किसी भी प्रकार का जब नया कार्य होता है तो वह धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं, वह नारियल भी चढ़ाया जाता है, वह मुस्लिम धर्म से संबंधित भी पूजा होती है। तो भारत में धर्म बिल्कुल ऐसा नहीं है कि धर्म से निरपेक्ष, यानी राजनीति और धर्म अलग अलग रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन देश के लिए, सरकार के लिए, राज्य के लिए धर्म, सभी धर्म क्या रहेंगे? एक समान रहेंगे। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी। तो भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, भारत में कौन सा शब्द उल्लेखित किया गया है? पंथ निरपेक्ष शब्द उल्लेखित किया गया है। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी है। अब इस पंथ निरपेक्षता शब्द को भी संविधान के मूल ढांचे में शामिल कर लिया गया और यहां से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पंथ निरपेक्षता से संबंधित दो बातें साथियों आपको और ध्यान में रखनी होगी। और दो बातें कौन कौन सी ध्यान में रखनी है? ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें किस प्रकार का पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसका उल्लेख है। ऑप्शन ए आपके मौलिक अधिकार, विकल्प बी मौलिक कर्तव्य, विकल्प सी प्रस्तावना और विकल्प डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपका राइट क्या आंसर रहना चाहिए? प्रस्तावना, क्योंकि पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों का उल्लेख प्रस्तावना में ही किया गया है, बाकी कहीं पर नहीं किया गया है। हालांकि मौलिक अधिकारों की जब अपन बात करेंगे तो वहां पर आर्टिकल 25 से 28 तक आपके धार्मिक स्वतंत्रताएं जरूर प्रदान की गई हैं, लेकिन कहीं पर वहां पर पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, यहां से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते। अब देखिएगा, ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, आप लोगों को पता होगा कि एक वाद आया था, कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 की बात कर रहा हूं। और इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत की संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में अमेंडमेंट कर सकती है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अमेंडमेंट कर सकती है, प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग अनुच्छेद में कर सकती है।
लेकिन एक बात कही कि लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे अर्थात मूलभूत ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। अब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि भाई साहब ये आधारभूत ढांचा या मूलभूत ढांचा है क्या, ये तो हमें भी पता चले ताकि हम उसमें अमेंडमेंट नहीं करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बारे में निर्धारण जो है वो समय समय पर किया जाएगा। और ऐसा ही एक वाद आता है, कौन सा? SR बॉम्बई वाद। कौन सा वाद आता है साथियों? SR बॉम्बई वाद। और SR बॉम्बई वाद में बात कर रहा हूं 1994 की। आप लोगों को पता है कि बाबरी मस्जिद और अयोध्या वाला मामला जो 1991-2 में बहुत ज्यादा विवादों में रहा था, जिसके कारण कई राज्यों में जो है आपातकाल जैसी स्थिति राष्ट्रपति शासन लगाने की भी आवश्यकता पड़ी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक वाद आता है SR बॉम्बई वाद, जिसमें बहुत सारे फैसले जो हैं राष्ट्रपति शासन से संबंधित दिए गए। लेकिन यहां पर एक बात SR बॉम्बई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की, और वो बात क्या थी कि पंथ निरपेक्ष भारत की आधारभूत संरचना, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना में शामिल है। अब भारत जो है हमेशा के लिए क्या रहेगा? पंथ निरपेक्ष रहेगा। भले ही तुम्हारी संसद में, भले ही तुम्हारी सरकार में कितना ही बहुमत आ जाए, भारत किसी धर्म विशेष अर्थात भारत का कभी कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं हो सकता। यह भी आपके लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत को कब आपके पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द को कब संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल माना, तो वो कौन सा ध्यान में रखना है? SR बॉम्बई वाद 1994। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंथ निरपेक्षता संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल है। पंथ निरपेक्षता संविधान के आधारभूत ढांचे में क्या है? शामिल है। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि उससे निश्चित तौर पर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वाद था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो आपको वाद ध्यान में रहना चाहिए SR बॉम्बई वाद 1994। यानी सुप्रीम कोर्ट के 15-20 ऐसे जजमेंट है साथियों जिन्होंने संविधान को और मजबूती प्रदान की, और उसमें SR बॉम्बई वाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपन जब राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ेंगे उस समय और इसको डिटेल में जानेंगे कि राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में इस SR बॉम्बई वाद ने क्या क्या फैसले दिए थे। तो ध्यान में रखिएगा SR बॉम्बई वाद 1994 में पंथ निरपेक्षता जैसे शब्दों को संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल माना। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि आधारभूत ढांचे की बात सर्वप्रथम कौन से वाद में कही, तो मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं। इसकी बात जो है सर्वप्रथम कौन से वाद में कही थी? केशवानंद भारती वाद में कही थी। कब? 1973 में। इस बात को ध्यान में रखना है। तो 3 शब्द अपने क्लियर कर लिए। कौन कौन से? पहला शब्द क्लियर किया था संप्रभुता, दूसरा किया था आपके समाजवाद, और तीसरा कौन सा? तीसरा आपके पंथ निरपेक्षता। चौथा जो शब्द है सरकार के स्वरूप से संबंधित, वो आपके कौन सा है कि भारत में क्या होगा? लोकतंत्र होगा। क्या होगा? लोकतंत्र होगा। अब ये जो लोकतंत्र जैसे शब्द हैं ये भी प्रस्तावना में उल्लेखित हैं। आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि भाई साहब ये जो लोकतंत्र शब्द हैं, भारत में अपन कह रहे हैं लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये लोकतंत्र जैसे शब्द जो हैं भारतीय संविधान में कहां पर उल्लेखित हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए, जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उस समय आपको लोकतंत्र जैसे शब्द जो हैं स्पष्ट रूप से क्लियरली वहां पर आपको उल्लेखित मिल जाएंगे। साथियों, संविधान आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन वैसे भी भारत के नागरिक होने के नाते हम सबको संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब लोकतंत्र का क्या मतलब हुआ, इसको भी जान लेते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिनमें जनता की भागीदारी हो। देखिए, लोकतंत्र का मैं अर्थ की बात करूं तो लोकतंत्र के अर्थ आपको जानना है ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी हो, जनता की क्या हो? भागीदारी हो। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी हो। अगर जनता की भागीदारी है तो लोकतंत्र है, और जनता की भागीदारी नहीं है तो मतलब लोकतंत्र नहीं है। तब आप भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी है कि नहीं है? भारत की शासन व्यवस्था में लोकतंत्र, विश्व के कई देशों में लोकतंत्र है, लेकिन जितनी भागीदारी भारत की जनता को लोकतंत्र के संदर्भ में प्रदान की गई है, इसी किसी भी दूसरे लोकतांत्रिक राष्ट्र में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप कहेंगे ऐसा क्या है फिर भारत के लोकतंत्र में? तो भारत के लोकतंत्र में साथियों तीनों स्तर की सरकारों को चुनने का अधिकार भारत की जनता को दिया गया है।
तीनों स्तर का मतलब देश की जो सर्वोच्च सरकार होती है जिसके द्वारा प्रधानमंत्री चुनते हैं, और प्रधानमंत्री की सरकार को चुनने का काम किन के द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा। यानी लोकसभा सदस्यों के चुनाव जो हैं ये प्रत्यक्ष विधि से होते हैं। भाई लोकसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा में जनता वो वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट दिए जाते हैं, अर्थात किसी भी नागरिक के साथ जाति धर्म आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होगी वो सभी लोकसभा के चुनाव में मतदान करने का अधिकार रहेगा। और जैसे ही लोकसभा का परिणाम आएगा, लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उस पार्टी के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। दूसरी मैं बात करूं राज्यों की सरकार की, तो राज्यों में कौन से चुनाव होते हैं? विधानसभा के चुनाव होते हैं। विधानसभा के चुनाव भी किस आधार पर होते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। और जब वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं तो सबको वोट देने का क्या है? अधिकार है। और जिस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें मिलेगी उस पार्टी का नेता क्या बनेगा? आपके उस राज्य का क्या बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी? तीसरी बात ध्यान में रखनी है स्थानीय निकाय। अगर आप शहर के निवासी हैं तो आपको शहरों की सरकार चुनने का अधिकार है, जिसमें आप मेयर को चुनेंगे, पार्षद को चुनेंगे और पार्षद मेयर को चुनेंगे। अगर आप गांव के निवासी हैं तो आपको सरपंच को चुनने का अधिकार है। आपको जिला परिषद और पंचायत समिति के मेंबर को चुनने का अधिकार है, जो प्रधान और आपके जिला प्रमुख के चुनाव में भाग लेंगे। तो साथियों कितनी अच्छी व्यवस्था है। यानी भारत में इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जनता की भागीदारी है, लेकिन जनता की भागीदारी तीनों स्तर की सरकारों में है। बाकी सामान्यतः जब आप लोकतांत्रिक राष्ट्र, विश्व के कई सारे देश जो हैं लोकतांत्रिक हैं, वहां पर या तो केंद्र सरकार जो है उनके संदर्भ में शक्ति प्रदान नहीं की गई, या फिर राज्यों की सरकारों के संदर्भ में शक्ति प्रदान नहीं की गई है, या फिर जो स्थानीय निकाय हैं उनमें शक्ति प्रदान नहीं की गई है। लेकिन भारत में जो है लोकतंत्र में जनता की भागीदारी सर्वाधिक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। और सर्वाधिक का मतलब मैंने स्पष्ट कर दिया कि तीनों स्तर की सरकारों का चुनाव किन के द्वारा किया जाते हैं? भारत की जनता के द्वारा किए जाते हैं। अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा भी दी थी और आप हम सब लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। वो तो परिभाषा है। अर्थ की बात करें तो अर्थ में आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी हो। और जनता की भागीदारी हो मतलब इसका क्या मतलब हुआ? वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाए, वयस्क, इनके साथ ही सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। चुनाव लड़ने का क्या दिया जाए? अधिकार दिया जाए। आप और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारत का नागरिक हो, उनकी उम्र अगर 25 वर्ष से अधिक हो और वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और उम्र अगर 21 वर्ष से अधिक है तो वो सरपंच, आपके पार्षद, आपके पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव भी लड़ सकता है। इसी को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? राजनीतिक न्याय बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में क्या होती है? जनता की भागीदारी होती है। और भारत में क्या स्वीकार किया गया है? लोकतंत्र। एक और शब्द के बारे में बात करूंगा मैं। अगला शब्द कौन सा है? वो है गणराज्य। कौन सा शब्द है? गणराज्य। अब गणराज्य के बारे में मैं पहले आप लोगों को अवगत करवा चुका हूं, लेकिन एक बार वापस से बता देता हूं। गणराज्य का मतलब होता है जिस देश का सर्वोच्च पदाधिकारी अर्थात राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है, उस देश में गणराज्य होता है, उस देश में गणतंत्र होता है। और बाकी के देशों में क्या होता है? आपके राजतंत्र होता है। भारत में सर्वोच्च जो आपके, जिस, इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, जिस देश का सर्वोच्च पदाधिकारी, जिस देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होता है, क्या होता है? निर्वाचित होता है, उस देश में क्या होता है? गणराज्य होता है। उस देश में क्या होता है? गणतंत्र होता है। और भारत में सर्वोच्च पदाधिकारी का मतलब राष्ट्रपति जो हैं, ये राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता भारत में। भारत में राष्ट्रपति के लिए क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। अर्थात भारत में कौन सी व्यवस्था को स्वीकार किया गया है? गणराज्य को स्वीकार किया गया है, गणतंत्र को स्वीकार किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो शासन के स्वरूप का पता किससे चलता है? प्रस्तावना से चलता है। और यहाँ पर 5 शब्द स्पष्ट हैं। एक एक शब्द के बारे में अपने डिटेल से बात की। पहला कौन सा? संप्रभुता। दूसरा कौन सा? दूसरा मैंने कहा समाजवाद। तीसरा कौन सा? पंथ निरपेक्षता। चौथा कौन सा? लोकतंत्र। और पांचवा कौन सा? गणराज्य। तो अभी केवल एक पार्ट पे अपने बात की है,
जिसमें शासन के स्वरूप का पता चला है। साथ ही अपने संविधान की जो प्रस्तावना की जो प्रथम पंक्ति, हम भारत के लोग, इनसे क्या जानकारी प्राप्त होती है, इनके बारे में बात की। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किन किन देशों का प्रभाव पड़ा है, इनके बारे में जाना। अगली क्लास में अपन प्रस्तावना से संबंधित जो पार्ट 2 क्लास रहने वाली है, इसमें नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे प्रस्तावना के तहत, उनको स्वतंत्रता मिलेगी, न्याय मिलेगी, और किस स्वतंत्रता का क्या मतलब हुआ, न्याय का क्या मतलब हुआ, कौन कौन से न्याय, आर्थिक न्याय से क्या मतलब हुआ, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही प्रस्तावना के बारे में आपके संविधान सभा के कुछ ऐसे मेंबर थे जिन्होंने कुछ शब्दों को जोड़ने की बात कही, उनके बारे में भी जानेंगे कि वो शब्द क्यों नहीं जोड़े गए। साथ ही अपने ये भी जानेंगे कि प्रस्तावना से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कौन से वाद हैं जिसमें यह माना गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है या भाग है, उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, और अब तक कितने अमेंडमेंट हुए हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।